यहाँ पर ही डीएनए का रेप्लिकेशन चालू करता हूँ। साइड में यहाँ पर कुछ जगह बचा हुआ है, इसी जगह में डीएनए की रेप्लिकेशन चालू करना चाह रहा हूँ। डीएनए के रेप्लिकेशन में सबसे पहला चीज है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए का रेप्लिकेशन करना चालू कर रहा हूं। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में सबसे पहली चीज है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के रेप्लिकेशन में सबसे पहली चीज है कि न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हो। और न्यूक्लियोटाइड्स कैसे एक्टिवेट होंगे, मैं बताया हूं कि एक एंजाइम चाहिए फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट्स द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो जाएगा किसके द्वारा, फॉस्फोराइलेज के द्वारा। तो पहले न्यूक्लियोटाइड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी के फॉर्म में पाया जाता था। डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड हो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में पाया जा रहा है। थायमीन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में पाया जा रहा है। दूसरा, तीसरा गुआनिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। और चौथा साइटोसिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। मोनोफॉस्फेट बस एक ही फॉस्फेट है। तो इसको जो है फॉस्फोराइलेज एंजाइम जब इसके ऊपर काम करेगा, फॉस्फोराइलेज जब इसके ऊपर काम करेगा, इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा, देन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थायमीन मोनोफॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू थायमीन triphosphate, guanine monophosphate get converted into guanine triphosphate, and cytosine monophosphate get converted into cytosine triphosphate. Hence the nucleotides get activated. Now these become activated. These are activated nucleotides. अब ये सभी के सभी न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हो गए हैं। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टुक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज की वजह से ये नाइट्रोजनस बेसेस एक्टिवेट हो गए हैं। अब मैं फॉस्फोराइलेज को हटा देता हूं। मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि जगह अभी नहीं है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले एक्टिवेट कर दिया न्यूक्लियोटाइड्स को बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। दैट एंजाइम वाज फॉस्फोराइलेज। वो एंजाइम फॉस्फोराइलेज है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम के कारण से फॉस्फोराइलेज एंजाइम ने एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट बदल दिया, थायमीन मोनोफॉस्फेट को थायमीन ट्राइफॉस्फेट बदल दिया, गुआनिन मोनोफॉस्फेट गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब दूसरे एंजाइम का काम है हेलिकेज एंजाइम का। हेलिकेज एंजाइम एक डीएनए का स्ट्रैंड है। उस डीएनए के स्ट्रैंड को हेलिकेज एंजाइम ने उसको खोला। हेलिकेज एंजाइम ने उसको खोला जो डीएनए का स्ट्रैंड है। ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड को सपोज दिस इज 3 प्राइम एंड एंड दिस इज 5 प्राइम एंड, हेंस दिस इज 5 प्राइम एंड एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। इस तरीके से ये हो गया। हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर अपना दमखम दिखाया और इसको हेलिकेज एंजाइम ने अपना जोर लगाया यहाँ पर और इसको खोल दिया। हेलिकेज एंजाइम ने इसको खोल दिया। तो हेलिकेज एंजाइम ने इसको खोला। हेलिकेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर अनवाइंडिंग। हेलिकेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए के डबल स्ट्रैंड को खोलने का काम हेलिकेज एंजाइम करेगा। लेटर ऑन टोपोआइसोमरेज, यहाँ पर टेंशन इधर की तरफ चलाएगा। टोपोआइसोमरेज इज रिस्पांसिबल फॉर कटिंग द स्ट्रैंड एंड रिलीजेस द टेंशन। टेंशन को रिलीज कर देगा एंड सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग द प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन एक किसी स्ट्रैंड पर जो है टेंशन फिर से नहीं आने देगा। लेटर ऑन प्राइमरेज एंजाइम बाद में
प्राइमरेज एंजाइम, बात यहां तक तो हो गई। लेटर ऑन प्राइमरेज एंजाइम, जो ये प्राइमरेज एंजाइम है, ये प्राइमरेज एंजाइम कौन सा काम करेगा? दिस प्राइमरेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। ये जो प्राइमरेज एंजाइम है, ये प्राइमरेज एंजाइम एक प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर एट द 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के 3 प्राइम एंड पर एक प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। डीएनए का 3 प्राइम एंड अगर यहां है, इसका 3 प्राइम एंड अगर यहां है, यहां तो पूरा खुला नहीं है तो अभी यहीं पर है इसका 3 प्राइम एंड, तो इस 3 प्राइम एंड पर एक प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। 3 प्राइम एंड पर एक, ये 3 प्राइम एंड है, इसके 3 प्राइम एंड पर, इसके 3 प्राइम एंड पर एक प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमर इज ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। प्राइमर आरएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट एट द 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए के 3 प्राइम एंड पर पाया जाता है। जितना खुला है उतने के ही 3 प्राइम एंड पर, ये 3 प्राइम एंड ये है, जितना खुला है उसका 3 प्राइम उतने का 3 प्राइम एंड इधर है। पूरा तो नहीं खुला, जितना खुला उतने का 3 प्राइम एंड यहाँ, इसका 3 इतना यहाँ तक खुला है, इसका मतलब इसका 3 प्राइम एंड यहाँ है। तो 3 प्राइम एंड पर प्राइमर पाया जाएगा। प्राइमर इज ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। प्राइमर का जो है, प्राइमर इज ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, उसका 3 प्राइम एंड जहां पर ये 3 प्राइम एंड है, उसकी इसी के सामने प्राइमर का 5 प्राइम एंड होगा। प्राइमर का 5 प्राइम एंड कहां होगा? डीएनए के 3 प्राइम एंड के ठीक सामने। डीएनए के 3 प्राइम एंड यहां है तो प्राइमर का 5 प्राइम एंड उसके ठीक सामने होगा। मतलब इसका 3 प्राइम एंड नीचे की तरफ होगा और उसका 3 प्राइम एंड प्राइमर का ऊपर की तरफ होगा। At the 3 prime end of the primer, free OH is present. प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर OH पाया जाता है। प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर OH पाया जाता है। प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर OH पाया जाएगा। प्राइमर हमेशा डीएनए के 3 प्राइम एंड पर पाया जाएगा। दोनों बातें अलग है। प्राइमर हमेशा डीएनए के 3 प्राइम एंड पर पाया जाएगा। डीएनए के 3 प्राइम एंड के ठीक सामने प्राइमर का 5 प्राइम एंड होगा। दूसरी बात, पहली बात, प्राइमर डीएनए के हमेशा 3 प्राइम एंड पे पाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्राइमर का 5 प्राइम एंड डीएनए के 3 प्राइम एंड के ठीक सामने होगा। और तीसरी बात, प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर फ्री OH पाया जाएगा। एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर फ्री OH इज प्रेजेंट। 3 बातें हैं। फिर से बोलूं क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डीएनए के 3 प्राइम एंड पर प्राइमर पाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 3 प्राइम डीएनए के 3 प्राइम एंड के ठीक सामने प्राइमर का 5 प्राइम एंड होगा। और तीसरी बात, प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर, ये जो प्राइमर, इस प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर फ्री OH पाया जाता है और उसी फ्री OH से न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड इज ज्वाइंड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजनस बेसिस। तो इसी 3 प्राइम एंड से जुड़ेगा और जो है ये अपने नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा। फिर इसका जो फ्री OH है, इसके फ्री OH से यहाँ पर ये जुड़ेगा, इसके फ्री OH से ये जुड़ेगा, इसके फ्री OH से ये जुड़ेगा। इसका जो फ्री OH है इस न्यूक्लियोटाइड का, इससे ये वाला जुड़ेगा, इसके फ्री OH से ये जुड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये इसका 5 प्राइम एंड हो गया, ये इसका 3 प्राइम एंड हो गया। जो डीएनए है, डीएनए का इधर 5 प्राइम एंड हुआ, इधर 3 प्राइम एंड हुआ। डीएनए का फॉर्मेशन हमेशा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होता है। और जैसे ही डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, जैसे ही डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है, आपको याद होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम
जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम इस प्राइमर को हटा देता है। इस प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम इस प्राइमर को हटा देगा एंड एक कंटीन्यूअस बन जाएगा, चेन बन जाएगा। जब न्यूक्लियोटाइड पूरे फिलअप हो गए, उसके बाद अंत में डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर को हटा देगा और जैसे ही प्राइमर हट जाएगा, जैसे ही प्राइमर हटा तो यहाँ पर फिर से नाइट्रोजनस बेसेस आकर के लग जाते हैं और कंप्लीट चेन बन जाता है। लेकिन अभी मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, अभी मैं डीएनए पॉलीमरेज को परेशान नहीं करने के विचार में हूं। अभी मैं यहाँ पर प्राइमर लगाया, अभी कहाँ पूरा हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्राइमरेज आया और यहाँ पर इस तरीके से इधर भी नाइट्रोजनस बेसेस लग गए हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेसेस लग गए हैं, यहाँ पर सिंथेसिस हो गई। अब ये चेन और भी खुलेगा, ये चेन इतना ही थोड़ी ना खुलेगा, ये चेन हेलिकेज एंजाइम चुप नहीं बैठने वाला, हेलिकेज एंजाइम पूरा ही इसको खोलेगा और हेलिकेज एंजाइम अब इसको और भी खोलेगा, इस तरीके से स्ट्रैंड को खोल देगा। इस तरीके से स्ट्रैंड को खोल दिया, इस तरीके से स्ट्रैंड को खोल दिया, मैं इतना खोल दे रहा हूं, इस तरीके से स्ट्रैंड को खोल दिया। हेलिकेज एंजाइम ने इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड को खोल दिया। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक प्राइमरेज एंजाइम लगा और उस प्राइमरेज एंजाइम से धीरे धीरे यहाँ पर एक प्राइमरेज एंजाइम लगा, 5 प्राइम एंड है, इसका 3 प्राइम एंड है, इसका जो है 3 प्राइम एंड है, इसका ये 5 प्राइम एंड है, दूसरा इसका ये 3 प्राइम एंड, इसका ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। अब दूसरा ये यहाँ इसका 3 प्राइम एंड पर फ्री OH है और इस फ्री OH से न्यूक्लियोटाइड जुड़ना चालू हुए और न्यूक्लियोटाइड जोड़ते यहाँ तक चले आए, पूरा का पूरा एक स्ट्रैंड बन गया, पूरा का पूरा एक स्ट्रैंड बन गया। यहाँ पर मैं देखता हूं, यहाँ पर एक जगह पर यहाँ प्राइमर लगा हुआ था, यहाँ पर एक जगह पर प्राइमर लगा हुआ था और इसमें जो है यहाँ इसका 3 प्राइम एंड हो गया, इसका 5 प्राइम एंड हो गया, या इसका 3 प्राइम एंड हो गया और 3 प्राइम एंड होने के बाद यहाँ पर फ्री OH था और यहाँ इस फ्री OH से ये जुड़ता गया नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर जुड़ गया और ये इतना चेन डीएनए का बन गया, इतना डीएनए का डुप्लेक्स बना, इधर भी डीएनए का इतना डुप्लेक्स इधर इतना बन गया है। अब इसको इस साइड में इसको नीचे एक 3 प्राइम एंड यहाँ पर भी एक प्राइमर चाहिए, यहाँ पर भी 3 प्राइम एंड, तो ये तो पूरा खुल गया, यहाँ तक तो 3 प्राइम एंड था, लेकिन जब ये पूरा खुल गया तो यहाँ पर इस 3 प्राइम एंड पर यहाँ पर भी एक प्राइमर चाहिए, बिकॉज प्राइमर इज ऑलवेज फाउंड एट द 3 प्राइम एंड। यहाँ तक खुला था तो यहाँ तक यहाँ से 3 प्राइम एंड, यहाँ पर एक प्राइमर बन गया, लेकिन अब पूरा खुल गया तो 3 प्राइम एंड यहाँ खसक के चला आया। अब यहाँ पर 3 प्राइम एंड खसक करके चला आया तो यहाँ पर भी एक प्राइमर की जरूरत है। यहाँ पर जब एक प्राइमर की लग जाएगा, यहाँ पर फिर प्राइमरेज काम करेगा, दिया प्राइमरेज को तकलीफ और प्राइमरेज को तकलीफ दिया तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक प्राइमर लग गया, फिर से आरएनए लग गया, 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, फ्री OH यहाँ पर पाया जा रहा है, फ्री OH पाया जा रहा है और इस फ्री OH से फिर यहाँ से नाइट्रोजनस बेसेस फिर जुड़ने चालू किए और यहाँ पर फिर रिस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेसेस अपने अपने जोड़े के नाइट्रोजनस बेसेस सब जोड़े बनाएंगे अपने और यहाँ पर फिर डीएनए की चेन बन गई। लेकिन इधर की जो डीएनए की चेन है वो तो टूटी हुई है, एक डीएनए यहाँ बीच में प्राइमर, यहाँ पर फिर प्राइमर। अगर डीएनए की चेन मान लो और भी बड़ी होती तो यहाँ पर और बड़ी होती तो यहाँ एक प्राइमर और लगता, इस वाले में तो एक प्राइमर और लगता, जबकि यहाँ पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है, ये तो सीधी से यहाँ पर एक प्राइमर लगा है और उसी 3 प्राइम में जितना खुलता जाएगा उतना बढ़ता चला जाएगा, इसमें इसको प्राइमर की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 प्राइम एंड से ये यहाँ पर एक OH लगाया और चला जा रहा है, यहाँ पर एक OH लगाया है, यहाँ जाके खत्म, फिर यहाँ पर एक OH लगाया, यहाँ जाके खत्म। ये जितनी बड़ी चेन होगी
उतना ही टुकड़ा इसका बनेगा और एक सिंगल टुकड़ा रहेगा, ये सिंगल ही रहेगा ये, और ये जितना ही लंबा चेन रहेगा उतने ही इसके टुकड़े रहेंगे। जितना लंबा डीएनए उतने ही फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बनेंगे इस स्ट्रैंड में। और इस वाले स्ट्रैंड में एक ही डीएनए इस वाले स्ट्रैंड पर एक यूनिफॉर्म डीएनए बनेगा। Hence this strand is known as leading strand। ये बड़ी जल्दी से बनता है और इसमें देर लगता है। Hence this strand is known as leading strand। लीडिंग स्ट्रैंड। इसलिए ऐसे स्ट्रैंड को मैं लीडिंग स्ट्रैंड बोलता हूं, और इस वाले स्ट्रैंड को जो कि टुकड़े टुकड़े में है, ऐसे स्ट्रैंड को मैं लैगिंग स्ट्रैंड बोलता हूं। LAGGING लैगिंग स्ट्रैंड। ऐसे स्ट्रैंड को मैं लैगिंग स्ट्रैंड बोलता हूं। लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा टुकड़े 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 में होता है। लैगिंग स्ट्रैंड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता, हमेशा वो टुकड़े टुकड़े में होगा। अगर और भी ज्यादा बड़ा होता तो 3 प्राइम एंड खत्म करके यहाँ चला आता, तो उस 3 प्राइम एंड से फिर एक जो है प्राइमर वहां लग जाता और फिर इधर के तरफ फिर चढ़ाई कर देता, मतलब एक टुकड़ा और जुड़ता। अब जितना लंबा रहेगा उतने टुकड़े जुड़ेंगे, तो ये लैगिंग देर लगेगा, ये लैग करेगा, ये लीडिंग बहुत जल्दी से एक ही टुकड़े में बन जाएगा। एक ही जगह पर प्राइमर लगेगा और पूरा का पूरा एप्लीकेशन हो जाएगा डीएनए का। ये लैगिंग स्ट्रैंड है। These fragments are known as Okazaki fragments। इन सभी फ्रेगमेंट के जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, these fragments are known as Okazaki fragment। Okazaki fragment। ऐसे फ्रेगमेंट को मैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलता हूं। This was first of all reported by Okazaki। इस फ्रेगमेंट को मैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलता हूं क्योंकि यह फ्रेगमेंट सबसे पहले ओकाजाकी के द्वारा देखा गया। ओकाजाकी फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड सच फ्रेगमेंट। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज 1। क्या भाई काम है डीएनए पॉलीमरेज का? 2 बार बता चुका हूं। डीएनए पॉलीमरेज 1 इज रिस्पांसिबल फॉर रिमूवल ऑफ द प्राइमर। ये प्राइमर को हटा देगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज रिस्पांसिबल फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को हटा देगा और प्राइमर की जगह पर इंस्टेड ऑफ प्राइमर इट गिव्स इट्स रिस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेसेस। प्राइमर की जगह पर इसके नाइट्रोजनस बेसेस से इसको फिलअप कर देगा। प्राइमर को हटाने के बाद नाइट्रोजनस बेसिस से इसको फिलअप कर देगा। जो नाइट्रोजनस बेसिस इसको चाहिए वो नाइट्रोजनस बेसिस की जगह पे डाल देगा। तो प्राइमरेज कौन सा काम करता है? प्राइमरेज इज रिस्पांसिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द डबल हेलिक्स। प्राइमरेज कौन सा काम करेगा? प्राइमर को हटा देगा और उसके जगह पर न्यूक्लियोटाइड्स को डाल देता है। भाई अपना निकला तो अपने जगह पे किसी को करके जा रहा है, अच्छी बात है ये। तो प्राइमरेज एंजाइम ने इतना काम किया। उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 का एप्सिलॉन सब यूनिट एंड न्यूक्लियेज, 2 एंजाइम ऐसे हैं, बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रूफ रीडिंग। दो के दोनों प्रूफ रीडिंग कर डालेंगे, पूरा का पूरा प्रूफ रीडिंग कर डालेंगे। दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड एंड दिस इज द this one is the 5 prime end, this one is the 5 prime end and this one is the, मैं इधर इसको छोटा ही कर देता हूं। ये हो जाएगा 3 प्राइम एंड, ये हो जाएगा 5 प्राइम एंड, ये हो जाएगा 3 प्राइम एंड, ये हो जाएगा 5 प्राइम एंड। ये छोटा मैं कर दिया ताकि थोड़ा सा दिखाई दे, बहुत छोटा है। तो ये प्रूफ रीडिंग का काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 का एप्सिलॉन यूनिट प्रूफ रीडिंग का काम करेगा और न्यूक्लियस भी प्रूफ रीडिंग का काम करेगा। जहां कहीं गलती उसको करेक्ट करेगा। इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसी तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन इसी तरीके से संपन्न होता है। डीएनए की रेप्लिकेशन में जो नया स्ट्रैंड बनेगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के फॉर्मेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा? न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। न्यूली सिंथेसाइज्ड
स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बना। ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां तक बना था, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां तक बना था, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां तक बना था, लेकिन बाद में सब के सब 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड इज ऑलवेज formation of newly synthesized strand takes place from 5 prime direction to 3 prime direction। 5 प्राइम डायरेक्शन में से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। जो नया स्ट्रैंड बनता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। अब यहाँ हेलिकेज एंजाइम ने एक काम, एक चीज मैं भूल गया था। हेलिकेज एंजाइम इसको ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना देगा, खोल देता है तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा। दैट इज दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। दिस तो हेलिकेज इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। अच्छा, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा कहां? रेप्लिकेशन फॉर्क टेक्स प्लेस, हेलिकेज एंजाइम वर्क्स एट द ओरी साइट। रेप्लिकेशन फॉर्क वहां पर बनेगा, डीएनए में ओरी साइट होगा। ओरी साइट इज द साइट वेयर रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। वह साइट जहां से रेप्लिकेशन शुरुआत होती है उसी को मैं ओरी साइट बोलता हूं। द प्लेस on DNA strand from where the replication takes place is known as ory site. Place of origin or initiation of replication is known as ORI site, is known as ORI site। जहां से रेप्लिकेशन चालू होगा उसी को मैं ओरी साइट बोलता हूं। ओरी साइट पर ही हेलिकेज एंजाइम काम करेगा और हेलिकेज एंजाइम से ही रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा, खुल जाएगा डीएनए, उसी को रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। खुल गया डीएनए, इसी को रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो ओरी साइट जहां से रेप्लिकेशन चालू होता है उसी को ओरी साइट बोलते हैं। ओरी साइट पर हेलिकेज एंजाइम लगेगा और रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएगा। अगर उस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, अगर गोल वाला डीएनए है, तो अगर ये डीएनए गोल वाला है, अगर ये डीएनए गोल वाला है, अगर ये डीएनए इस तरीके से है गोल वाला है, तो जहां कहीं भी ओरी साइट रहेगा, सपोज ओरी साइट इज हियर, तो यहां से ओरी साइट अगर मान लो यहां पर है तो इस तरीके से ये इधर खोल दिया। जहां पर मान लो सपोज हियर इट इज ओरी साइट, देन इट फॉर्म्स, तो यहां पर ये दोनों तरफ ये खोलने का काम करेगा। देन हियर इट डू नॉट फॉर्म देन हियर ओरी साइट और हेलिकेज डू नॉट फॉर्म रेप्लिकेशन फॉर्क। In that circular DNA, replication fork is not found. सर्कुलर डीएनए में हेलिकेज एंजाइम जब जुड़ेगा तो वहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनता है। ये क्या बनेगा? रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है, या रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है। रेप्लिकेशन BUBBLE बबल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हेलिकेज एंजाइम जहां पर लगेगा और हेलिकेज एंजाइम जहां पर लग जाएगा वहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। अगर सर्कुलर डीएनए तो रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होगा। हेलिकेज एंजाइम हमेशा ओरी साइट पर लगेगा। द प्लेस ऑफ द ओरिजिन और इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज ओरी साइट। तो वहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन बबल बनेगा और उसी साइट पर फिर वहां पर आरएनए लग जाएगा, या आरएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट लग जाएगा, मतलब प्राइमर लग जाएगा, और प्राइमर से फिर वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे और फिर वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर उससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है।
Now, हरगोविंद सिंह खुराना हरगोविंद सिंह खुराना हरगोविंद सिंह खुराना परफॉर्म डीएनए रेप्लिकेशन। हरगोविंद सिंह खुराना ने डीएनए का रेप्लिकेशन किया, डीएनए का रेप्लिकेशन किया आउटसाइड द सेल। कहां पर किया? सेल के अंदर नहीं, आउटसाइड द सेल, मतलब इन विट्रो। इन विट्रो, आउटसाइड द सेल मीन्स इन विट्रो। हरगोविंद सिंह performed DNA replication in vitro outside the cell, performed DNA replication outside the cell without template, without a template strand। वह स्टैंड है जिसके ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसको मैं टेम्पलेट स्टैंड बोलता हूं। टेम्पलेट स्टैंड, इसी टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। हरगोविंद सिंह खुराना ने डीएनए रेप्लिकेशन किया सेल के बाहर और बिना किसी टेम्पलेट के। फॉर दिस ग्रेट वर्क ही रिसीव नोबेल प्राइज। इस महान काम के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज उनको मिला। लेटर ऑन कॉर्नबर्ग, बाद में कॉर्नबर्ग ने भी परफॉर्म द सेम प्रोसेस, बट ही परफॉर्म द प्रोसेस विद टेम्पलेट। कॉर्नबर्ग परफॉर्म्ड डीएनए रेप्लिकेशन, कॉर्नबर्ग ने भी डीएनए रेप्लिकेशन किया उन्होंने भी आउटसाइड द सेल किया और इन विट्रो किया, बट विद टेम्पलेट स्टैंड। लेकिन उन्होंने यह प्रोसेस टेम्पलेट स्टैंड के साथ में किया, बिना टेम्पलेट स्टैंड के नहीं किया। उन्होंने यह सारी काम टेम्पलेट स्टैंड के साथ में किया। He performed all this work with template stand। उन्होंने ये सारे काम टेम्पलेट स्टैंड के साथ में किया। मिशेलसन एंड स्टार in 1958, Michelson and Stahl in 1958 performed an experiment to prove that DNA is semi-conservative in nature। Semi-conservative in nature, DNA is semi-conservative in nature। मिशेलसन और स्टाल साहब ने 1958 में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। डीएनए कैसा है? डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, कंजर्वेटिव नहीं, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है।
अब ये सेमी कंजर्वेटिव क्या है, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, इसी बात को मुझे जानकारी करना है। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव कैसे है और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और कैसे उसको प्रूव किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है। In 1958, Michelson and Stahl performed an experiment to prove that DNA is semi-conservative in nature. अब इन्होंने मिशेल्सन एंड स्टाल साहब ने अपने बात को प्रूव करने के लिए एक जार लिया, एक फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क ले लिया, उस फ्लास्क के अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, NH4Cl डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड डाला। He took a flask. In this flask he put ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन उन्होंने हैवी नाइट्रोजन इस्तेमाल किया, दैट इज N15 इस्तेमाल किया। अमोनियम क्लोराइड उस फ्लास्क के अंदर उन्होंने अमोनियम क्लोराइड डाला और उसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड डाला उसका नाइट्रोजन N15 था। N के दो एटॉमिक नंबर होते हैं, N जनरली N14 इस्तेमाल किया था, सभी जगह पर N14 जनरली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका N का एक 41 जो है N15 भी होता है। इसके दो एटॉमिक मास है N14 और 15 भी एटॉमिक मास है। तो N14 N15 ज्यादा एटॉमिक मास है, इसलिए इसको हैवी नाइट्रोजन बोलते हैं। दिस इज द लाइट नाइट्रोजन। ये हैवी नाइट्रोजन हो गया, ये लाइट नाइट्रोजन हो गया। दिस इज हैवी नाइट्रोजन। दिस इज नॉट ए रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन, रेडियोएक्टिव नहीं है, बस हैवी नाइट्रोजन है। तो इन्होंने मिशेल्सन एंड स्टाल साहब ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला उस फ्लास्क में, और उस अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन है दैट इज हैवी नाइट्रोजन, N15 कंसिस्ट कर रहा है। इसी फ्लास्क के अंदर उन्होंने ये जो सॉल्यूशन डाल दिया, किसका, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला, एंड इन दिस सॉल्यूशन ही पुट सम ऑफ द, इसी सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को डाल दिया। इसी सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने कुछ क्या चीज डाला, ही पुट सम बैक्टीरिया, इसी सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को डाल दिया। इस सॉल्यूशन के अंदर ही पुट सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कुछ डाल दिया। अब जो बैक्टीरिया को डाला है उसके अंदर बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ डीएनए, बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए है, बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन डीएनए, बैक्टीरिया के पास अपना खुद का कुछ डीएनए है। तो बैक्टीरिया के पास जो डीएनए है उन्होंने काफी दिनों तक, कई जनरेशन तक का इसको रख दिया। तो ये बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया वाज ई कोलाई, ये जो बैक्टीरिया इन्होंने लिया था दैट बैक्टीरिया वाज ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। यह बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया लिया, वह बैक्टीरिया ई कोलाई था। फिर से मिशेल्सन एंड स्टाल साहब ने 1958 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू प्रूव दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करते हैं, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है बाद में बात करते हैं। तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक फ्लास्क लिया, ग्लास फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन उस फ्लास्क के अंदर डाल दिया। अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन है दैट नाइट्रोजन वाज हैवी नाइट्रोजन, एंड इन दिस सॉल्यूशन ही पुट सम ऑफ द ई कोलाई, कुछ ई कोलाई को डाल दिया। और जैसे ही ई कोलाई को डाला, ई कोलाई आफ्टर 20 मिनट्स, नॉर्मली आफ्टर 20 मिनट्स ई कोलाई मल्टीप्लाई, 20 मिनट के बाद ई कोलाई मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड हो जाता है, दूसरा ई कोलाई का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको कई जनरेशन तक का ई कोलाई को डिवाइड करने के इसके अंदर छोड़ दिया गया, और उन्होंने देखा कि ये जो है, जो ई कोलाई का जो डीएनए है दैट कंसिस्ट ऑफ हैवी नाइट्रोजन, क्योंकि कई जनरेशन तक का उसके अंदर पड़े हुए थे, इसलिए जो ई कोलाई का जो डीएनए था दैट कंसिस्ट ऑफ हैवी नाइट्रोजन। डीएनए कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन जो बाहर वो हैवी नाइट्रोजन है, तो इसलिए वो हैवी नाइट्रोजन अंदर ले लिया, और डीएनए जो डीएनए उसका बैक्टीरिया का था उसके अंदर हैवी नाइट्रोजन मिला।
कौन सा नाइट्रोजन मिला? हैवी नाइट्रोजन, क्योंकि बाहर सब हैवी नाइट्रोजन है, तो जो ये नाइट्रोजन डीएनए के अंदर गया वो हैवी नाइट्रोजन था, दैट वाज हैवी नाइट्रोजन। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे पढ़ता हूं। सॉरी, अब ये हैवी नाइट्रोजन इसके अंदर आ गया है डीएनए के अंदर। डीएनए कंसिस्ट ऑफ हैवी नाइट्रोजन। बैक्टीरिया के जो डीएनए था वो हैवी नाइट्रोजन, दैट वाज N15। वो कौन सा था? दैट वाज N15। वो N15 था, हैवी नाइट्रोजन, दैट वाज N15। वो हैवी नाइट्रोजन था, मतलब N15 था। इट वाज N15, तो कि दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के वो N15 थे। इट कंसिस्ट ऑफ हैवी नाइट्रोजन। अब जब 20 मिनट के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद इनका डिवीजन जब होगा, आफ्टर 20 मिनट्स व्हेन इट्स डिवीजन टेक्स प्लेस, 20 मिनट के बाद जैसे ही इसका डिवीजन होता है, 20 मिनट्स के बाद इसका जैसे डिवीजन होता है, देन बोथ ऑफ द स्ट्रैंड आर सेपरेटेड। तो इसका डुप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएगा? दो के दोनों स्ट्रैंड इसके सेपरेट हो जाएंगे। एक स्ट्रैंड इधर आ गया, एक स्ट्रैंड इधर आ गया, दो स्ट्रैंड आ गया। दिस इज N15 एंड दिस इज आल्सो N15। दो के दोनों N15 है। इसके बाद यहां पर इन्होंने ये नया इसके किनारे किनारे इसके साथ में इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी बनेगा, एक दूसरा नया डीएनए बन गया और ये इधर नया डीएनए बन गया। दिस इज ओल्ड वन, दिस इज न्यू वन। ये पुराना है, ये नया है। ये आधा पुराना है, आधा नया बन गया, ये आधा पुराना है, आधा नया बन गया। इसका मतलब ये सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। पुराना का ऐसा नहीं है कि पुराना पूरा एक साथ और नया पूरा एक साथ, ऐसा नहीं हो रहा है। आधा पुराना रह जा रहा है और आधा ही नया बन रहा है। आधा पुराना रह जा रहा मतलब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इसमें भी आधा पुराना रह गया, N15 जो था वो N15 रह गया है, वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। जब उसके डीएनए के अंदर हैवी नाइट्रोजन चला गया तो ऐसे बैक्टीरिया को मैं बाहर निकाल लेता हूं और फिर नेचुरल एटमॉस्फेयर में देखता हूं कि उसके अंदर फिर N14 वाला नाइट्रोजन जो दूसरा डीएनए बनता हो N14 बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। आधा तो पुराना ही है, नया जो बन रहा है उस नया में भी एक डीएनए से दो डीएनए बना, तो दो डीएनए बन रहा है। एक डीएनए के अंदर जो देख रहा हूं आधा पुराना ही है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। इसके अंदर भी जो दूसरा डीएनए बन रहा है इसके अंदर आधा पुराना ही N15 है। इसका मतलब यह हो गया इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। आगे इन्होंने इसी चीज को थोड़ा सा एक जनरेशन और बढ़ाया, सेकेंड जनरेशन में लेके गए। जनरेशन सेकेंड, दिस वाज जनरेशन फर्स्ट। तो 20 मिनट्स के बाद आफ्टर नेक्स्ट 20 मिनट्स जनरेशन सेकंड हो गया। अब जनरेशन सेकंड में मैं देख रहा हूं कि ये इस तरीके से N15 हुआ, N15 ये वाला, इधर मैंने इसको बना दिया, ये दोनों ये सेपरेट हो रहा है, ये सेपरेट हो गया और इधर ये वाला बना दिया और इसको ये वाला बना दिया, N15 बना दिया, N15 बना दिया। इस तरीके से मैं बनाता हूं तो मैं देखता हूं कि इसके अंदर दिस इज N15, रेड वन दैट इज N15 एंड दिस इज आल्सो N15, रेस्ट ऑल इज N14। जो जितना भी नया बनेगा N14 बनेगा, इसके किनारे किनारे भी अब नया स्ट्रैंड बनेगा, दिस इज N14। This is also newly formed DNA helix, that is N14. This is also newly formed DNA helix N14. This is also newly formed DNA helix N14. सब के सब N14 बन रहा है। तो इसका मतलब ये कि हाफ ये नया बन रहा है, हाफ इज कंजर्व्ड एंड हाफ इज न्यू, हाफ इज कंजर्व्ड एंड हाफ इज न्यू। दिस हाफ वन इज कंजर्व्ड एंड हाफ इज न्यू। हाफ इज कंजर्व्ड ये वाला है, हाफ इज कंजर्व्ड एंड हाफ इज न्यू। ये पीला वाला न्यू हो रहा है, येलोइश वन इज न्यू। हाफ इज कंजर्व्ड, हाफ इज न्यू, हाफ इज कंजर्व्ड एंड हाफ इज न्यू।
तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इस पूरी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड डाल दिया, CaCl डाल दिया, सीजियम क्लोराइड डाल दिया। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड डाला सो एज टू मेजर द डेंसिटी ग्रेडियंट को मेजर करने के लिए। किस चीज के लिए? डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए, ग्रेडियंट ENT, डेंसिटी ग्रेडियंट को मेजर करने के लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया और उसमें जो है ये दोनों इसके अंदर जो है इस चीज को डाल दिया, पहले जनरेशन को इसको डाल दिया। इट वाज हैवी नाइट्रोजन इसके अंदर था, हैवी नाइट्रोजन N15 था। N15 क्योंकि हैवी है, बिकॉज N15 इज हैवी, क्योंकि N15 हैवी है इसलिए वो बॉटम पे चला गया। बिकॉज नाइट्रोजन इज हैवी इसलिए सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ये वाला डीएनए नीचे चलाया। दिस इज हैवी नाइट्रोजन N15, हैवी है, दिस इज हैवी है। कौन सा है? N15 है इसलिए चलाया नीचे। दिस वन, ये वाला नीचे सेटल डाउन हो गया है, हैवी। दूसरा उन्होंने फिर इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने इस तरीके से यहाँ फिर से एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर से सीजियम CaCl सीजियम क्लोराइड डाला और सीजियम क्लोराइड डालने के बाद उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए एकदम से नीचे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एकदम से हैवी नहीं। दिस डीएनए इज नॉट एग्जैक्टली हैवी बिकॉज N15 भी है और ये N14 है, N15 है, ये N14 है। दिस इज हाइब्रिड वन। तो यहाँ पर एकदम से नीचे नहीं आ करके ये कहीं बीच में आ जा रहा है। इट कम्स समटाइम्स इन द मिडिल, कहीं कहीं बीच में आ जा रहा है, कुछ नीचे आ रहा है, एकदम से ऊपर नहीं जा रहा है, कुछ नीचे आ जा रहा है। इसको मैं बोलता हूं बीच में कहीं आ जा रहा है, मिला हुआ है दोनों। तो दिस इज हाइब्रिड। ये हाइब्रिड हो गया, हैवी नहीं। अगर हैवी होता तो नीचे होता, लेकिन हैवी नहीं, लाइट भी नहीं है, N14 भी टोटल नहीं। टोटल N14 होता तो ऊपर हो जाता। टोटल N14 नहीं है, N14 और N15 दोनों मिल करके है, मतलब ये हैवी होता, N15 अगर प्योर होता तो नीचे हो जाता है इस तरीके से। N14 अगर होता तो ऊपर चला जाता। N14 15 दोनों मिल करके इसलिए बीच में है। दिस इज हाइब्रिड है, ये चलाया नीचे की तरफ, हाइब्रिड है। दिस केम इन द मिडिल। नेक्स्ट उन्होंने फिर इस एक्सपेरिमेंट को इसको देखा, इसमें फिर उन्होंने वही चीज लिया, टेस्ट ट्यूब। इन दिस टेस्ट ट्यूब उन्होंने क्या चीज डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर? सीजियम क्लोराइड डाला और सीजियम क्लोराइड में डाला कि दो हाइब्रिड है, दिस वन इज हाइब्रिड एंड दिस वन इज हाइब्रिड, 2 1 इज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कहीं बीच में आ गया, हाइब्रिड केम, हाइब्रिड HYBRID, हाइब्रिड इसके अंदर चलाया, हाइब्रिड बैंड है, दिस वन इज हाइब्रिड बैंड। और इसके अंदर दो लाइट बैंड है, N14, ये N14 है, यहां से लेकर के यहां तक N14 हो गया। दिस वन इज N14, यहां से लेकर के यहां तक का N14 हो गया। तो ये दो N14 और दो हाइब्रिड। तो ये यहाँ पर दूसरा बैंड भी बनेगा, दैट वन इज ऑफ N14। ये बैंड किसका हो गया? ये लाइट बैंड हो गया, दिस वन इज लाइट बैंड, दिस वन इज लाइट बैंड। ये बैंड लाइट बैंड है, ये वाला बैंड लाइट बैंड है, दिस बैंड इज लाइट बैंड, दिस बैंड इज लाइट बैंड एंड दिस बैंड इज हाइब्रिड बैंड। और ये वाला बैंड कैसा है? ये वाला बैंड हाइब्रिड है, समझ में आया? ये वाला हाइब्रिड बैंड है, हाइब्रिड नहीं होता है, ये होता तो नीचे आता। तो मैं बता रहा हूं उन्होंने इस तरीके से मेजरमेंट स्टार्ट में किया कि ये वाला जब इसको डेंसिटी ग्रेडियंट को मेजर किया तो ये नीचे आ गया बिकॉज इट इज हैवी। N15 दोनों है हैवी। ये N15 N14 दोनों है, दिस इज हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है, N15 ही नहीं है, प्योर N15 होता तो नीचे होता, तो ये बीच में आ गया हाइब्रिड के।
इसके अंदर दो हाइब्रिड बन रहे हैं और दो लाइट बैंड भी बन रहे हैं। तो हाइब्रिड बैंड बीच में आ गया, हाइब्रिड का पोजीशन बीच में और लाइट बैंड का पोजीशन ऊपर। इसलिए इस तरीके से उन्होंने देखा कि ये 4 है। इस तरीके से उन्होंने प्रूव किया दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए एकदम से नया नहीं बन जाता है, आधा उसका पुराना ही रहता है। हाफ ऑफ इट रिमेन कंजर्व। डीएनए का हाफ पोर्शन कंजर्व रहता है, आधा पुराना रहेगा और आधा ही नया बनता है। हेंस Michelson and Stahl proved by his experiment that DNA is semi-conservative in nature.